सो हे एवरीवन, यू ऑल ऑफ वेलकम इन आर्ट्स एजुकेशन। तो लास्ट लेक्चर में हमने डच को ख़त्म कर लिया था और उससे पहले हमने पुर्तगाली को ख़त्म कर लिया था। तो हमने देखा कि पुर्तगाली भारत में कैसे आए और डच भारत में कैसे आए, उन्होंने कैसे कैसे अपना विस्तार किया, कैसे कैसे व्यापार किया, उनका पतन क्या हुआ। तो अब हम पढ़ेंगे अंग्रेजों के बारे में, इट मीन्स ब्रिटिश के बारे में। आपको पता होगा कि दोनों कंपनी भारत में आई थी व्यापार करने के लिए, और ये दोनों की दोनों यूरोपीय कंपनी थी। तो ये जो कंपनियां थी तो भारत से व्यापार करके जो सारा सामान होता था उसको कहाँ ले जाती थी, यूरोप के बाजारों में, वहां बेचती थी। तो इससे क्या हुआ, यूरोप के बाजारों में बहुत ज्यादा बदलाव आए और वहां बहुत ज्यादा समृद्धि आई, जिसके कारण और इस समृद्धि को देखकर एक बड़ी यूरोपीय शक्ति, जिसको हम ब्रिटिश के नाम से जानते हैं, अंग्रेज के नाम से जानते हैं, वह भारत आने के लिए अपना रुख अपनाई। तो हमें पता है कि ब्रिटिशर्स का अंत 1947 में हो गया था और यह 1608 में भारत में पूर्ण रूप से प्रवेश कर चुके थे। इन्होंने सिर्फ प्रवेश किया था। ठीक, मैंने एक शॉर्ट्स अपलोड किया था, उसमें मैंने बोला था कि एक यूरोपीय कंपनी जिसका काम क्या था, सिर्फ व्यापार करना, और जिसकी महारानी ने उन्हें सिर्फ व्यापार करने की अनुमति दी थी, राज करने की नहीं, शासन करने के लिए अनुमति नहीं दी थी। तो कैसे इस कंपनी ने, कैसे इन लोगों ने भारत पर अधिकार किया, भारत पर शासन किया, उसको हम लोग कवर अप करेंगे। तो 1599 अंग्रेजों ने अपनी कंपनी स्थापित की। ठीक, 1498 में पुर्तगालियों ने की थी, 1602 में डचों ने की थी। ठीक, 1498 में पुर्तगालियों ने की थी, 1503 में आए थे। उसके बाद 1602 में डच भारत आए थे, और ये अंग्रेज जो थे वो 1599 में अपनी कंपनी स्थापित किए थे। कहाँ किए थे? ये जो कंपनी स्थापित किए थे ये लंदन में किए थे। ठीक, ब्रिटेन में ही किए थे, ये अभी भारत नहीं आया है। और भारत आने वाला पहला यूरोप अंग्रेज जॉन मिल्डेनहॉफ था। जॉन मिल्डेनहॉफ ये पहला अंग्रेज था जो भारत की यात्रा पर आया था। इन्होंने 1599 में एक कंपनी की स्थापना की। किन्होंने? अंग्रेजों ने 1599 में कंपनी की स्थापना की, जिसको हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। किस कंपनी के नाम से? ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। तो इस कंपनी का नाम कंपनी एंड गवर्नर ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेंडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, इतना लंबा नाम है। ठीक, कंपनी एंड गवर्नर ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेंडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ठीक, उस समय भारत को ईस्ट इंडीज कहा जाता था। ठीक ना, भारत को ये लोग ईस्ट इंडीज कहते थे। इसी इंडीज से बाद में चलकर इंडिया बना था। तो भारत को ईस्ट इंडीज कहा जाता था, इसलिए भारत में जितनी यूरोपीय कंपनी आई थी सबको ईस्ट इंडीज, सबके नाम के अंत में क्या था? ईस्ट इंडीज। जैसे डच ईस्ट इंडीज, पुर्तगाल ईस्ट इंडीज, फ्रेंच ईस्ट इंडीज, ब्रिटिश ईस्ट इंडीज, ये सब ईस्ट इंडीज कंपनी थी। मैंने बोला था ना कि ब्रिटेन की जो महारानी थी उन्होंने यह आदेश दिया था कि आपको सिर्फ क्या करना है? व्यापार करना है, वहां पे कोई शासन नहीं करना है। तो एक चार्टर द्वारा महारानी एलिजाबेथ ने कंपनी को 15 वर्षों के लिए व्यापार करने की आज्ञा दी। कितने वर्षों के लिए? 15 वर्षों के लिए। इट मीन वह कंपनी गवर्नर एंड मर्चेंट ऑफ लंदन ऑफ गवर्नर एंड कंपनी एंड गवर्नर ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेंडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। इस कंपनी ने, इट मीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, वहां की महारानी एलिजाबेथ ने सिर्फ 15 वर्षों के लिए व्यापार करने के लिए अनुमति प्रदान की थी। वह उससे ज्यादा व्यापार नहीं कर सकते थे। तो यह जो कंपनी थी ना, भारत में 31 दिसंबर 1600 को स्थापित हुई थी। कब स्थापित हुई थी? 31 दिसंबर 1600 को स्थापित हुई थी। शुरुआत में जो इस कंपनी के पार्टनर्स थे, साझेदार थे, उनकी संख्या 217 थी। ठीक, ये जो कंपनी थी ना, ये भी संयुक्त उपक्रम वाली कंपनी थी। जैसे डच थे, ये ना तो पूर्ण रूप से प्राइवेट थे और ना ही पूर्ण रूप से सरकारी थे। ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये भी कुछ वैसी ही थी, कुछ ज्वाइंट वेंचर कंपनी थी। ये भी ना तो पूरी तरह गवर्नमेंट थी और ना ही पूरी तरह प्राइवेट थी। तो क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कंपनी एंड गवर्नर,
कंपनी एंड गवर्नर ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन। इसका मतलब यह है कि इसमें कुछ पार्टिकुलर्स लोग थे, पूंजीवादी लोग वो, और गवर्नर वहां की सरकार, इन दोनों मिलकर, ये दोनों मिलकर क्या किए थे, कंपनी की स्थापना किए थे। किस कंपनी की? ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो ये भी ना तो पूरी तरह प्राइवेट थी और ना ही पूरी तरह गवर्नमेंट कंपनी थी, ये भी क्या थी, एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी थी। तो इसमें जो सदस्य थे उनकी संख्या कितनी थी? 217 सदस्यों की संख्या थी। 1608 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री पश्चिमी तट पर सूरत में स्थापित करने का प्रयास किया। उस समय कैप्टन हॉकिंस, ठीक, कैप्टन हॉकिंस थे, वो जहांगीर के दरबार में गए थे, ठीक। उस समय जो भारत में किसका राज्य था? मुगल साम्राज्य था, भारत में मुगलों का राज था। तो जो मुगल थे उस समय जहांगीर का शासन चल रहा था भारत में। तो जो कैप्टन हॉकिंस था वो गया जहांगीर के पास, बोला कि अब मुझे आपके क्षेत्र में व्यापार करने की अनुमति चाहिए। लेकिन सूरत में उस समय कुछ स्थानीय विद्रोह हो रहे थे, इसलिए क्या किया, जहांगीर ने इन्हें अनुमति प्रदान नहीं की, ठीक। फिर 1613 में कैप्टन हॉकिंस दोबारा भारत आता है, लेकिन जब दोबारा भारत आता है तो इट मीन 1608 से 1613, 1608 में पहली बार आया था, उसको आज्ञा नहीं मिला था, किससे? जहांगीर ने उसको अनुमति नहीं दी, लेकिन 1613 में दे दी। क्यों? क्योंकि इसके बीच में जो गैप था इतने सालों में, उसने क्या किया, फारसी भाषा को सीखा और कुछ मुगल तहजीब सीखी, ठीक। इसके कारण जो जहांगीर था उस पर खुश हो गया और उसको इंग्लिश खां की उपाधि दी। किसको? कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि दी और 400 का मनसब भी दिया और बोला कि आप जाकर सूरत में व्यापारिक कोठी खोल सकते हैं, ठीक। कहाँ? थॉमस एल्डवर्थ, सूरत में एक जगह है थॉमस एल्डवर्थ, वहां पर 400 का मनसब दे दिया जहांगीर ने। किसको? कैप्टन हॉकिंस को, और बोला कि आप वहां पे जाकर अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित कर सकते हैं। तो इस प्रकार अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की सूरत में। ये कब की थी? 1613 में। बट उससे पहले 1611 में भी अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित कर ली थी, लेकिन सूरत में उनको अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की? 1613 में। जबकि वो प्रयास कब किए थे? 1608 में, ठीक। तो 1608 में उन्होंने प्रयास किया था, बट वो प्रयास असफल रहा। लेकिन 1613 में उन्होंने दोबारा सूरत में फैक्ट्री खोलने के प्रयास की, उसमें वो प्रयास क्या हुआ? सफल हुआ। क्योंकि जो कैप्टन हॉकिंस था वो कुछ मुगल तहजीब और फारसी भाषा को सीखकर जहांगीर को क्या कर लिया? प्रसन्न कर लिया। जहांगीर को प्रसन्न करके 400 का मनसब भी प्राप्त कर लिया और थॉमस एडवर्थ, जो कि सूरत का एक बंदरगाह है, सूरत का एक जगह है, ठीक, वहां पर उन्होंने क्या किया? व्यापारिक कोठी खोलने की अनुमति प्राप्त कर ली, ठीक। और एक और बात, इन्होंने ये कंपनी 1613 में खोली, ठीक। मैंने बोला कि 16 से 11 में इन्होंने एक पहली फैक्ट्री स्थापित कर ली थी। कहाँ पे की थी? वह की थी मसूलीपट्टनम में, मसूलीपट्टनम में। यहाँ पर उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित कर ली थी। पहली फैक्ट्री मतलब पहली व्यापारिक कोठी उन्होंने क्या की थी? 16 से 11 में मसूलीपट्टनम में स्थापित कर ली थी। डच भी थे जिन्होंने मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की, इन्होंने भी अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की। तो मतलब मैक्सिमम जो यूरोपीय कंपनी थी वो मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। तो इसमें से डच भी थे और ये ब्रिटिश भी थे। इन्होंने पहली व्यापारिक कोठी कब स्थापित की थी? 1611 में स्थापित की थी। दूसरी व्यापारिक कोठी कब स्थापित की थी? 1613 में स्थापित की थी, ठीक। और वैसे ही करते करते ये 4-5 व्यापारिक कोठी अपना स्थापित कर लेते हैं। इसके बाद थॉमस रो आता है। कौन आता है? सर थॉमस रो। यह जेम्स प्रथम, यह बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक। जेम्स प्रथम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक, क्योंकि ये जेम्स प्रथम का एक राजदूत था जिसका नाम था, क्या था? थॉमस रो। यह भारत आया, किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में। किसके दरबार में? जहांगीर के। और इसने जहांगीर को बहुत ही बढ़िया तरीके से इंप्रेस किया, ठीक। इतना बढ़िया से इंप्रेस किया ना कि जहांगीर ने इसको पूरे मुगल साम्राज्य में, होल मुगल एम्पायर
एम्पायर, होल मुगल एम्पायर में इसको व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी। कैप्टन हॉकिंस दोबारा आया था जहांगीर के पास, तो उसको 400 का मनसब और थॉमस एल्डवर्थ में, जो कि सूरत में एक जगह है, वहां पर व्यापार करने का अधिकार दिया। लेकिन टॉमस रो को पूरे मुगल साम्राज्य में व्यापार करने का और व्यापारिक कोठी खोलने का, व्यापार करने और व्यापारिक कोठी दोनों का अधिकार दे दिया। किसको? टॉमस रो को, ठीक ना। तो इसको सिर्फ सूरत में एक जगह मिला था, ठीक, थॉमस एडवर्ड। लेकिन टॉमस रो को पूरे मुगल साम्राज्य में व्यापारिक कोठी खोलने और व्यापार करने का अधिकार मिल गया। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। तो ये जो टॉपिक है वो हम लोग केंद्र का विस्तार, ठीक ना, मतलब जो ये अंग्रेज की कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका जो विस्तार हुआ ना, उसमें एक आता है मुगल काल और दूसरा आता है उत्तर मुगल काल, ठीक। तो ये मुगल काल का है, ठीक ना। मुगल काल में जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे, जहांगीर के समय में कौन कौन से ब्रिटिशर्स जो थे वो भारत आए थे, और कौन कौन से लोग जो थे उन्होंने कहाँ कहाँ अपनी स्थापित की थी व्यापारिक कोठियां। बाकी यह सब किन किन मुगल शासकों के समय क्या क्या हुआ था, अंग्रेजों ने क्या क्या किया था, कहाँ कहाँ व्यापारिक कोठियां खोली थी, यह सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको इतना कुछ समझ में आया होगा। बट एक चीज अभी तक यह क्लियर नहीं हुआ है कि इन्होंने भारत पे अपना एकाधिकार कैसे किया। इन्होंने अभी ये सिर्फ 15 वर्षों के लिए भारत में सिर्फ व्यापार करने के लिए आया है। इनकी कंपनी कब स्थापित हुई थी? 1599, और ये भारत में 1600 में आई थी, ठीक। लगभग में एक दिन को अगर छोड़ दिया जाए तो यह 1601 में भारत में आई थी, ठीक ना। तो अभी से इनके पास 1615 तक का टाइम है, और यह अभी 1613 का आसपास का समय चल रहा है, ठीक ना। तो अभी भी इनके पास 2 साल है। बट इससे पहले वहां के जो राजा थे, जेम्स वहां के राजा थे, उन्होंने क्या किया था, इसमें कुछ बदलाव किए थे। वो क्या क्या बदलाव थे उसको भी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, क्योंकि यह कंपनी जो सिर्फ 15 वर्षों के लिए भारत में आई थी, वो कैसे 1947 तक भारत में रह गए, ये भी एक रीजन है। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।